तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। मधुबन मेरा राधिका नाचे रे। कोई मुझे जंगली कहे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे YouTube चैनल स्वप्निल टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम शहंशाहे तरन्नुम मोहम्मद रफी साहब की जीवन यात्रा आपके लिए लेकर आए हैं। मोहम्मद रफी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 में पंजाब के अमृतसर जिले में मजीठा के पास कोटला सुल्तान सिंह नाम के एक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम हाजी मोहम्मद अली और माताजी का नाम अल्लाह रखी था। रफी साहब 6 भाई बहन थे, जिसमें 4 भाई और 2 बहनों में ये दूसरे नंबर पर थे। रफी साहब की शुरुआती पढ़ाई कोटला सुल्तान सिंह में ही हुई थी, लेकिन जब ये 7 साल के थे उसी वक्त इनका परिवार रोजगार के सिलसिले में लाहौर शिफ्ट हो गया था। पिता व बड़े भाई की नाई की एक दुकान थी और 9 साल की उम्र में ही रफी साहब भी इसी दुकान पर बैठने लगे थे बाल काटने की ट्रेनिंग लेने के लिए। उन्हीं दिनों इनकी दुकान के सामने से एक फकीर गुजरा करता था जो बहुत ही सुर में कुछ गाता गुनगुनाता वहां से निकलता था और रफी साहब उस फकीर की आवाज से, उसकी गायकी से इतने प्रभावित हुए कि वो उसके पीछे पीछे चल पड़ते थे और उसके पीछे घूमते घूमते ही उन्होंने वो गीत भी याद कर लिया था जो फकीर गाता था। और वो गीत था, खेदन दे दिन चार माए, खेदन दे दिन चार। खेदन दे दिन चार माए, खेदन दे दिन चार। और इसी गीत को गाते गुनगुनाते रफी साहब का गला गायकी में सधने लगा था। वो अपनी दुकान में बैठे बैठे ही अक्सर इस गीत को गुनगुनाते रहते थे। तब तक पिता ने दुकान बड़े भाई को सौंप दी थी, इसलिए पिताजी को पता ही नहीं था कि उनका ये बेटा कितना सुरीला है। लेकिन उस दुकान पर आने वाले ग्राहकों ने रफी साहब की गायकी को सुना और वो इस नन्हे से बालक की गायकी के मुरीद हो गए। उनसे बार बार गाने की फरमाइशें करने लगे। छोटे भाई की प्रतिभा देखकर बड़े भाई ने उनके इस हुनर को निखारने के बारे में सोचा, उनके गाने के शौक को बढ़ावा दिया और उन्हें लेकर उस्ताद अब्दुल वाहिद खान साहब के पास पहुंच गए, जो संगीत के एक जाने माने गुरु थे और लाहौर में बच्चों को संगीत सिखाते थे। और इन्हीं से रफी साहब ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा ली और रफी साहब के संगीत के शौक को पूरा करने के लिए उनके बड़े भाई अक्सर उन्हें लाहौर में होने वाले हर संगीत के कार्यक्रम में भी ले जाते थे, जिससे कि वो बड़े बड़े गायकों का गाना सुने और कुछ सीख पाए। और इससे रफी साहब को बड़ा फायदा भी हो रहा था। वो जो भी गीत सुनते थे उसे वो एकदम से याद कर लेते थे और उसे गाते गुनगुनाते उनकी गायकी निखरने लगी। जब वो 13 साल के थे तो आकाशवाणी लाहौर में कुंदन लाल सहगल जी का एक प्रोग्राम था। कुंदन लाल सहगल जी उस जमाने के बहुत ही जाने माने गायक थे और रफी साहब उनके बहुत बड़े फैन थे। जब रफी साहब को पता चला कि सहगल साहब लाहौर आ रहे हैं तो वो भी उनका प्रोग्राम देखना चाहते थे। अपने बड़े भाई के साथ पहुंच गए उस कार्यक्रम को देखने के लिए, सहगल साहब को सुनने के लिए। गम थी ये मुस्तकिल, हाय हाय ये जालिम ज़मान। रफी साहब का तो जन्म ही संगीत के लिए हुआ था। हालांकि अभी वो ये बात खुद नहीं जानते थे, तभी तो ऊपर वाले ने खुद उनके लिए एक रास्ता चुना था जिस पर उंगली पकड़कर उन्हें खुद वो लेकर जा रहे थे और जहां उनको चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचना था।
वो तो इस कार्यक्रम में सहगल साहब को सुनने गए थे, लेकिन हुआ यूं कि वहां पर लाइट चली गई और माइक ने काम करना बंद कर दिया। अब सहगल साहब ने कहा कि जब तक लाइट नहीं आती है मैं गाना नहीं गाऊंगा। अब इतने सारे ऑडियंस जो सुनने बैठे थे सहगल साहब को बेकाबू होने लगे और इस मौके का फायदा उठाया रफी साहब के बड़े भाई ने। वो आयोजकों के पास गए और उन्होंने कहा कि मेरा छोटा भाई बहुत अच्छा गाता है, अगर आप चाहें तो कुछ देर के लिए ये मंच संभाल सकता है, आप इसे एक मौका दें। आयोजकों के पास कोई चारा नहीं था, आखिर रफी साहब को उन्हें मौका देना ही पड़ा और रफी साहब ने जाकर मंच पर गाना शुरू कर दिया और उनकी सुरीली गायकी से वहां बैठे श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो गए। शोरगुल सब कुछ बंद हो गया और लोग शांति पूर्वक रफी साहब को सुनने लगे। कुंदनलाल सहगल साहब जो ग्रीन रूम में बैठे थे, उन्होंने जब रफी साहब की आवाज सुनी तो वो भी हैरान रह गए कि ये कौन लड़का है जो इतना अच्छा गा रहा है। और उसी दिन उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि यह लड़का एक दिन संगीत के क्षेत्र में बहुत नाम कमाएगा। उस दिन वहां ऑडियंस में पंजाबी फिल्मों के संगीतकार श्री श्याम सुंदर जी भी मौजूद थे और वो रफी साहब की गायकी से बहुत प्रभावित हुए और उसी वक्त उन्होंने तय कर लिया था कि इस लड़के को वो चांस जरूर देंगे। 1941 में एक पंजाबी फिल्म गुलबलोच के लिए उन्होंने रफी साहब से उनका पहला फिल्मी गीत गवाया जिसके बोल थे सोनिए नी हीरिए नी, और ये गीत जीनत बेगम के साथ डुएट गाया था रफी साहब ने। हालांकि ये फिल्म 1944 में रिलीज हुई थी, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग 1941 में ही हो चुकी थी। इसके बाद लाहौर में अलग अलग कार्यक्रम में भी रफी साहब को बुलाया जाने लगा। ऑल इंडिया रेडियो लाहौर से भी रफी साहब ने गाना शुरू कर दिया। रफी साहब उस वक्त ये नहीं जानते थे कि एक दिन इसी ऑल इंडिया रेडियो से रफी साहब के गाने दिन रात बजा करेंगे। लाहौर में ही 1938 में रफी साहब की शादी उनकी चचेरी बहन बशीरा बीबी से हो गई थी और उनका एक पुत्र भी हुआ था जिसका नाम था सईद। तो पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ स्मूथली चल रही थी। उन दिनों मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ लाहौर में भी एक पैरेलल फिल्म इंडस्ट्री तैयार हो चुकी थी जहां पर अक्सर पंजाबी फिल्में बनती थी और मुंबई के कलाकार भी अक्सर लाहौर आते थे फिल्मों का प्रमोशन करने के लिए। उन्हीं दिनों मुंबई से मशहूर फिल्म स्टार मोहम्मद नजीर और स्वर्णलता लाहौर आए थे और उन्होंने वहां रफी साहब को सुना। रफी साहब की आवाज और गायकी से वो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रफी साहब को मुंबई आने का न्योता दिया। रफी साहब ने सादगी और मासूमियत से कहा कि मेरे वालिद साहब से आप बात कर लीजिए, अगर वो इजाजत देंगे तभी मैं मुंबई आ सकता हूँ। नजीर साहब रफी साहब को मुंबई लाने की ठान चुके थे। वो जैसे उनका भविष्य पढ़ रहे थे। वो जान चुके थे कि रफी साहब जैसे हुनरमंद गायक की असली जगह मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में ही है। इसलिए वो रफी साहब के घर उनके वालिद साहब से मिलने भी पहुंच गए। रफी साहब के वालिद साहब को ये पता भी नहीं था कि उनका बेटा इतना बड़ा सिंगर बन चुका है। उन्होंने मना कर दिया कि वो अपने बेटे को मुंबई नहीं भेजेंगे, लेकिन रफी साहब के बड़े भाई ने उनके वालिद साहब को कन्विंस किया और रफी साहब को मुंबई भेजने का इंतजाम किया। घर से मात्र 100 रुपए लेकर रफी साहब अपने दोस्त हामिद साहब के साथ मुंबई पहुंच गए और यहाँ पर उन्होंने एक भीड़ भाड़ वाले भिंडी बाजार एरिया में 10 बाय 10 का एक कमरा किराए पर लिया जहां दोनों दोस्त साथ में रहने लगे। और मुंबई आने से पहले वो लखनऊ भी गए थे जहां उन्होंने नौशाद साहब के पिताजी से मुलाकात की थी और उनसे नौशाद साहब के नाम एक सिफारिशी चिट्ठी भी लिखवाई थी। नौशाद साहब के पिताजी ने लिखा था कि ये लड़का बहुत अच्छा गाता है, देख लो अगर तुम कुछ कर सकते हो तो। रफी साहब को पहला मौका पंजाबी फिल्म में देने वाले संगीतकार श्याम सुंदर जी भी मुंबई शिफ्ट हो चुके थे और यहाँ
यहाँ भी रफी साहब को पहला मौका उन्होंने ही दिया। फिल्म गांव की गोरी में जीएम दुर्रानी साहब के साथ रफी साहब से पहला हिंदी गीत उन्होंने गवाया, जिसके बोल थे, अजी दिल हो काबू में तो दिलदार की ऐसी तैसी। दिल हो काबू में तो दिलदार की ऐसी तैसी। लाहौर से काफी लोग मुंबई आ चुके थे करियर की तलाश में। उनमें कवि तनवीर नवाबी भी थे। इसके अलावा नजीर साहब थे, जिन्होंने रफी साहब को मुंबई बुलाया था, और इन सब से जब मुलाकात की रफी साहब ने, तो इन लोगों ने रफी साहब के करियर को आगे बढ़ाने में उनकी मदद की। उन्हें फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोगों से मिलवाया, जिनमें कारदार साहब थे, महबूब खान साहब थे और नौशाद साहब थे। नौशाद साहब से मिलने पर रफी साहब ने उन्हें उनके पिताजी की वो सिफारिशी चिट्ठी दी। चिट्ठी पढ़ने के बाद नौशाद साहब ने कहा कि भाई, तुम तो ऐसी सिफारिश लेकर आए हो कि मैं तुम्हें मना कर ही नहीं सकता। रफी साहब की एक तमन्ना थी कुंदन लाल सहगल साहब के साथ गाने की। नौशाद साहब ने उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। कारदार साहब की एक फिल्म पहले आप 1945 में रिलीज हुई थी। उसमें कुंदन लाल सहगल साहब के साथ एक पैट्रियोटिक सॉन्ग यानी कि देशभक्ति गीत में रफी साहब से कोरस गवाया। इसके अलावा कुंदन लाल सहगल की फिल्म शाहजहां के गीत मेरे सपनों की रानी रूही रूही में भी रफी साहब ने कोरस गाया, और वो सहगल साहब के साथ गाकर बहुत खुश थे। मेरे सपनों की रानी सहगल साहब के अलावा जीएम दुर्रानी के भी वो बहुत बड़े प्रशंसक थे। रफी साहब के शुरुआती गायकी में जीएम दुर्रानी साहब का प्रभाव साफ साफ नजर आता है। हालांकि बाद में रफी साहब ने अपना खुद का एक स्टाइल बना लिया था। महबूब खान साहब की फिल्म अनमोल घड़ी में नौशाद साहब ने रफी साहब को उनका पहला सोलो सॉन्ग दिया, जिसके बोल थे, तेरा खिलौना टूटा, तेरा खिलौना टूटा बालक, तेरा खिलौना टूटा। यह फिल्म 1948 में रिलीज हुई थी। रफी साहब की आवाज और गायकी ने नौशाद साहब को बहुत प्रभावित किया था। हालांकि उन दिनों वो ज्यादातर गाने तलत महमूद साहब के साथ रिकॉर्ड करते थे, लेकिन तलत महमूद साहब को स्मोक करने की आदत थी। एक दिन नौशाद साहब ने उन्हें रिकॉर्डिंग स्टूडियो में स्मोक करते हुए देख लिया। नौशाद साहब बहुत नाराज हुए और उसके बाद उन्होंने रफी साहब को गाने के लिए बुला लिया। फिल्म थी दुलारी और गीत था सुहानी रात ढल चुकी। फिल्म 1949 में रिलीज हुई थी और ये गीत बहुत पॉपुलर हुआ। सुहानी रात ढल चुकी। और उसी साल नौशाद साहब ने चांदनी रात, दिल लगी, ऐसी कई फिल्मों में रफी साहब को गाने का मौका दिया। दिल हो उन्हें मुबारक जो दिल को ढूंढते हैं दुनिया में, ऐ दिल वालों। धीरे धीरे रफी साहब की गायकी का जादू चलने लगा था। सिर्फ नौशाद साहब ही क्यों, श्याम सुंदर साहब, हुस्नलाल भगत राम, खेमचंद प्रकाश, अनिल विश्वास, शंकर जयकिशन, उस जमाने के सभी टॉप संगीतकार रफी साहब के साथ गीत रिकॉर्ड करने लगे थे। तो तुमको मेरा सलाम, शहीदो तुमको मेरा सलाम। ओ तूने मेरा यार ना मिलाया, दिल ना मुझे याद दिला बातें पुरानी। बहुत कम लोग जानते हैं कि रफी साहब ने 2 फिल्म में छोटी छोटी भूमिकाएं भी अदा की थी। जी हाँ, उन्होंने फिल्मों में काम भी किया था। पहली फिल्म थी 1945 में रिलीज हुई फिल्म लैला मजनू, और इसमें गाना था तेरा जलवा जिसने देखा। इस गाने में एक सीन में रफी साहब नजर आए थे। ये पर्दा भी उठ जाता और कोई देख ना पाता।
और दूसरी फिल्म थी जुगनू। 1947 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और गाना था वो अपनी याद दिलाने को। आशिक जो हुए थे हम उन पर दिन रात लगा। इस गाने में भी रफी साहब नजर आए थे, लेकिन बस इन 2 फिल्मों के बाद रफी साहब ने अभिनय से तौबा कर ली और सिर्फ गायकी पर ही फोकस किया। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद संगीतकार हुस्नलाल भगत राम ने रातों रात एक गीत रिकॉर्ड कराया। रफी साहब की आवाज में राजेंद्र कृष्ण साहब ने इस गीत को लिखा था, जिसके बोल थे, सुनो सुनो ए दुनिया वालों, सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। इस गीत ने रातों रात रफी साहब को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी रफी साहब को अपने घर बुलाया और इस गीत को उनसे सुना। रफी साहब को इस गीत के लिए सरकार की ओर से रजत पदक भी मिला था। प्रोफेशनल फ्रंट पर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन इन्हीं दिनों रफी साहब को पर्सनल फ्रंट पर एक बहुत बड़ा सेटबैक झेलना पड़ा। उनकी पत्नी बशीरा बीबी उन्हें छोड़कर पाकिस्तान शिफ्ट हो गई, क्योंकि आजादी के बाद हुए हिंदू मुस्लिम दंगे में उन्होंने अपने पूरे परिवार को खो दिया था। अब वो हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहती थी। वो वापस लाहौर लौट गई, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान 2 अलग अलग मुल्क बन चुके थे और लाहौर अब पाकिस्तान में था। रफी साहब बम्बई नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए वो यहीं रह गए। उनकी पत्नी उनके बड़े पुत्र को अपने साथ ले गई। हालांकि रफी साहब ने अपनी जिम्मेदारियों से कभी मुंह नहीं मोड़ा। कहते हैं कि रफी साहब जिंदगी भर अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देते रहे, लेकिन वो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी मुंबई में की बिल्किस बानो से। इस शादी से उन्हें 6 बच्चे हुए, 3 बेटे और 3 बेटियां। तो कुल मिलाकर रफी साहब के 7 बच्चे थे, जिनमें एक बड़ा बेटा था जो पहली पत्नी से था और 6 बच्चे उनकी दूसरी पत्नी से थे। और इस बार उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखी रहा। बिल्किस बानो उनकी सही मायने में जीवन संगिनी बनी। हर कदम पर उन्होंने रफी साहब का साथ दिया। फिल्म इंडस्ट्री में रफी साहब की आवाज का जादू चल चुका था। हर संगीतकार अब उनके साथ काम करना चाहता था। अब उनके पास काम की कोई कमी नहीं थी। संगीतकार नौशाद उनकी आवाज के पोटेंशियल को पहचान चुके थे और 1952 में रिलीज हुई फिल्म बैजू बावरा में उन्होंने उनके गले की रेंज का भरपूर इस्तेमाल किया। रफी साहब की आवाज में गजब का विस्तार था, जो किसी और गायक के गले में हो ही नहीं सकता। हर कलाकार की कोई न कोई विशिष्टता होती है। किसी का गला मंद्र स्वरों में निखरता है, तो कोई तार सप्तक में अच्छा गाता है, लेकिन रफी साहब एक ऐसे गायक थे जो तीनों सप्तक में समान रूप से अपनी आवाज को मेंटेन कर पाते थे। न उनका गला कहीं फटता था, न कोई सुर बिखरता था, और इसी रेंज का भरपूर इस्तेमाल किया था नौशाद साहब ने। फिल्म बैजू बावरा के गीत ओ दुनिया के रखवाले और मन तड़पत हरि दर्शन को आज, इन दोनों गीतों ने रफी साहब को रातों रात अपने समकालीन गायकों से कई कदम आगे खड़ा कर दिया। ओ दुनिया के रखवाले तड़पत हरि दर्शन दे दो। रफी साहब की मीठी आवाज और गले की रेंज से संगीत जगत जैसे चमत्कृत हो उठा। सन 50 से लेकर सन 80 तक शायद ही कोई ऐसा संगीतकार हो जिसके लिए रफी साहब ने गाना ना गाया हो, या शायद ही कोई ऐसा नायक हो जिसके लिए उन्होंने अपनी आवाज ना दी हो। रफी साहब शायद अकेले ऐसे गायक होंगे जिन्होंने एक ही परिवार में 3 पीढ़ी के लिए अपनी आवाज दी। जी हाँ, कपूर खानदान में पृथ्वीराज कपूर साहब से लेकर शम्मी कपूर, शशि कपूर, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर तक सभी के लिए उन्होंने गीत गाए। चिड़िया करती है बसेरा।
दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, एक था गुल और एक थी बुलबुल, खुश कर दिया तूने मेरे रामा के मुंडे दाने माम। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। संगीतकार एस.डी. बर्मन साहब के साथ उन्होंने गाया तो उनके पुत्र आर.डी. बर्मन साहब के साथ भी गाया। दिन ढल जाए हाय बात न जाए, चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम। रोशन साहब के साथ गाया तो उनके पुत्र राजेश रोशन साहब के साथ भी गाया। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, सज रही गली मेरी माँ सुनहरी गोठे। कृष्णलाल भगत राम, अनिल विश्वास, नौशाद, शंकर जयकिशन, रोशन, रवि, सी रामचंद्र, ओपी नैयर, गुलाम मोहम्मद, एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल, राजेश रोशन। लिस्ट इतनी लंबी है कि सारे नाम लेना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन बस यूं समझ लीजिए कि शायद ही कोई संगीतकार ऐसा होगा जिसके साथ मोहम्मद रफी साहब ने काम ना किया हो। जिंदगी का साथ निभाता चला गया, दीवाना हुआ बादल। नैन लड़ गए हैं तो मनवा माँ कतक होई बेकरी, आया सावन झूम के। शास्त्रीय रागों पर आधारित गीत हो या कोई भजन, गजल हो या कोई मस्ती भरा गीत, कोई सैड सॉन्ग या रोमांटिक सॉन्ग, हर मूड के गीत रफी साहब ने गाए। उनके स्वभाव की बात करें तो वो एक बहुत ही नेक दिल, शांत, सौम्य, सज्जन इंसान थे। शायद ही कभी उन्होंने किसी को काम के लिए मना किया हो। वो संगीत को इबादत की तरह मानते थे और हर काम को पूरे दिल से करते थे। अपनी गायकी के लिए वो एक तयशुदा पारिश्रमिक लेते थे और बस उसी में संतुष्ट रहते थे। उन्होंने कभी भी किसी भी संगीतकार या प्रोड्यूसर को पारिश्रमिक के लिए परेशान नहीं किया, बल्कि नए संगीतकारों के लिए तो वो मुफ्त में भी गा देते थे। फिर नया दौर की सफलता के बाद पी.आर. चोपड़ा साहब चाहते थे कि रफी साहब सिर्फ उनके बैनर के लिए ही गाएं, लेकिन रफी साहब ने कहा कि मेरी आवाज तो सबके लिए है, मैं सबके साथ गाऊंगा। पी.आर. चोपड़ा साहब इस बात से नाराज हो गए और उन्होंने रफी साहब के करियर को खत्म करने की ठान ली, लेकिन ऐसा वो नहीं कर सके। सूरज की रोशनी को भला धरती तक पहुंचने से कोई रोक सकता है, चंद्रमा की चमक को कोई फीका कर सकता है। पी.आर. चोपड़ा साहब को कुछ सालों के बाद झुकना पड़ा और उन्होंने रफी साहब के सामने एक गीत को गाने के लिए ब्लैंक चेक तक रख दिया कि जो चाहे रकम भर लीजिए, लेकिन रफी साहब ने अपना तय पारिश्रमिक लेकर बाकी की रकम लौटा दी। 1961 में लता जी ने गायक कलाकारों को मिलने वाले पारिश्रमिक के अलावा रॉयल्टी भी मिलनी चाहिए, इस बात पर एक मुहिम चलाई थी जिसमें ज्यादातर कलाकार उनके साथ हो रहे थे, लेकिन रफी साहब अपने इसी संतोषी स्वभाव के चलते इस मुहिम में शामिल नहीं हुए। इस बात पर लता जी से उनका झगड़ा भी हो गया था, लता जी उनसे नाराज हो गई थी। रफी साहब को लगता था कि गायकों को अपना पारिश्रमिक मिल जाता है, उसके बाद उन्हें रॉयल्टी की क्या जरूरत है। लता जी को लगता था कि रिकॉर्डिंग कंपनीज को गायक कलाकारों को भी रॉयल्टी देनी चाहिए। आखिर जब गाना पॉपुलर होता है तो उसमें गायक का योगदान भी तो होता है। ये झगड़ा काफी बढ़ गया और 4 साल तक दोनों ने एक दूसरे के साथ काम नहीं किया, लेकिन 4 साल बाद शंकर जयकिशन जी ने उन दोनों की सुलह कराई और उसके बाद दोनों फिर से साथ में गाने लगे। सन 72 में रफी साहब हज के लिए गए थे और वहां से लौटने के बाद 1.5 साल तक उन्होंने गाना नहीं गाया। मौलवियों के कहने पर उन्होंने गाना छोड़ दिया था, लेकिन नौशाद साहब के इंसिस्ट करने पर एक बार फिर से वो गायकी में वापस आए। उन्हें समझ में आ गया कि गाना तो खुद अपने आप में एक इबादत है, उसे कैसे छोड़ा जा सकता है। रफी साहब को अपने जीवन में 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला, जबकि 23 बार वो नॉमिनेट हुए थे फिल्म फेयर अवार्ड के लिए। 1977 में फिल्म हम किसी से कम नहीं के गाने क्या हुआ तेरा वादा के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। क्या हुआ तेरा वादा,
भारत सरकार ने सन 1965 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा था। रफी साहब ने अपने 35 वर्ष लंबे फिल्मी कैरियर में 14 भाषाओं में 7,500 से ज्यादा गीत गाए। रफी साहब एक बहुत ही नर्म दिल इमोशनल इंसान थे। 1968 में एक गीत वो रिकॉर्ड करा रहे थे जिसके बोल थे, बाबुल की दुआएं लेती जा, और इस गीत को गाते गाते वो रो पड़े थे क्योंकि एक दिन पहले ही उनकी बेटी की सगाई हुई थी। बेटी के होने वाले निकाह को दिमाग में रखकर उन्होंने गीत गाया था और उनकी खुद की बेटी विदा हो जाएगी ये सोचकर वो रो पड़े थे। बाबुल की दुआएं लेती जा। रफी साहब के शौक की बात करें तो उन्हें बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक था। इसके अलावा उन्हें लग्जरियस कार्स का भी बहुत शौक था और उनके पास एक अमेरिकन इंपोर्टेड इम्पाला कार थी जो राइट हैंड ड्राइविंग वाली गाड़ी थी और उस जमाने में ये गाड़ी चुनिंदा लोगों के पास ही हिंदुस्तान में थी। उनका ड्राइवर इस गाड़ी को चलाना नहीं सीख पाया तो उन्हें ड्राइवर बदलना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने ड्राइवर को एक नई कार खरीद के दी जिससे कि वो टैक्सी चलाकर अपना गुजर बसर कर सके। रफी साहब फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा होकर भी फिल्मी चमक दमक से बहुत दूर रहते थे। कभी किसी फिल्मी पार्टी में नहीं जाते थे। शराब और सिगरेट को उन्होंने कभी हाथ भी नहीं लगाया। हाँ, चाय पीने के वो बहुत शौकीन थे और कहते हैं कि उनके घर की चाय बहुत स्पेशल होती थी। वो गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान भी अपने घर से लाई चाय पीते रहते थे। चाय में उनकी पत्नी इलायची अदरक के साथ मेवे डालकर दूध को औटाती थी और फिर पत्ती डालकर बढ़िया सी स्पेशल चाय बनाती थी। रफी साहब बड़े शौक से अपने साथियों को भी ये चाय पिलाया करते थे। रफी साहब ने अपने करियर का आखिरी गाना 1980 में फिल्म आस पास के लिए रिकॉर्ड कराया था जिसके बोल थे, शाम तू क्यों उदास है, तू कहीं आस पास है। शाम फिर क्यों उदास है। ये गीत धर्मेंद्र पर पिक्चराइज किया गया था। 31 जुलाई 1980 वो मनहूस दिन था जब रफी साहब को हार्ट अटैक आया और उसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। जी हाँ, उनका निधन हो गया। उनके जनाजे में 10,000 से ज्यादा लोग उनको अंतिम विदाई देने के लिए उनके साथ साथ कब्रिस्तान तक गए थे। पूरे मुंबई का ट्रैफिक रुक गया था। भारत सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया था रफी साहब की मौत पर। मोहम्मद रफी साहब को इस दुनिया से रुखसत हुए आज 44 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी आवाज, उनका संगीत अमर है। तुम मुझे यूं बुला न पाओगे। आज भी लाखों करोड़ों लोग हर दिन उनकी आवाज, उनके गीत सुनते हैं। रेडियो पर, टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर आज भी सबसे ज्यादा रफी साहब के ही गीत प्रसारित किए जाते हैं। उन्हें ही सबसे ज्यादा सुना जाता है। संगीत के क्षेत्र में अपनी राह ढूंढने वाले संगीत प्रेमी उन्हें अपना आराध्य, अपना इष्ट मानते हैं। बहुत से घरों में रफी साहब की तस्वीर को धार्मिक स्थल पर रखा जाता है, उसकी आराधना की जाती है, उपासना की जाती है। उनके प्रशंसकों के बीच उनकी दीवानगी का आलम यह है कि आज भी लोग उनके कब्र की मिट्टी अपने घर ले जाते हैं और उसे पूजते हैं। ऐसी भक्ति, ऐसा सम्मान शायद ही किसी और कलाकार के लिए लोगों के मन में होगा। दोस्तों, रफी साहब की जीवन यात्रा पर आधारित इस वीडियो को अब मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, तभी तो सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच पाएंगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए फिल्मी किस्से के साथ। चलती हूँ, नमस्कार।